हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री से, हमारा लेसन चल रहा है विलियन सॉल्यूशन केमिस्ट्री का लेसन सेकंड, जिसमें हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता। तो आज का हमारा टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसों की द्रव में विलेयता। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12 से रिलेटेड सभी चैप्टर के वीडियो जो हैं वो मिलने वाले हैं। साथियों, इसके अलावा भी बहुत से चैप्टर जो है मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो क्लास 12 के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 के चैप्टर जो हैं वो देख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर, गैसों की द्रव में विलेयता। अब देखो, गैस जो होती है, सबसे पहली बात जो हम करें, गैस हल्की होती है और इसकी नेचर जो होती है वो ऊपर उठने की होती है। गैस की नेचर ऊपर उठने की होती है। अब मान लो मैंने ये कोई द्रव लिया, अब इसमें कोई गैस जो है वो नीचे की ओर नहीं जाएगी बल्कि ऊपर की ओर। गैस की नेचर क्या है? ऊपर की ओर उठने की। यानी कोई भी गैस द्रव में आसानी से नहीं घुलती। कोई भी गैस जो होती है वो द्रव में आसानी से नहीं घुलती और बहुत कम मात्रा में ये घुलती है। और जितनी घुलती है उसे ये माना जाता है कि वो गैस नहीं घुली है, बल्कि क्या हुआ है, द्रव ने गैस का अवशोषण किया है। उस द्रव ने गैस का अवशोषण कर लिया, इसलिए वो गैस उसके अंदर रुक गई। अदरवाइज तो गैस की नेचर क्या था? ऊपर उठने की थी। इसलिए इस गैस जब द्रव में घुल जाती है, तो ये नहीं कहते हम कि गैस द्रव में घुल गई, बल्कि ये मानते हैं कि द्रव ने गैस का अवशोषण कर लिया है। इसलिए गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक कहा जाता है। गैस की द्रव में विलेयता अवशोषण गुणांक कहलाती है। यानी द्रव के निश्चित आयतन में गैस का जितना आयतन घुला होता है उसे विलेयता नहीं कहकर अवशोषण गुणांक कहा जाता है। क्लियर? अवशोषण गुणांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैस हल्की होती है। हल्की होती है तो उसकी नेचर ऊपर उठने की होती है, न कि नीचे की ओर जाने की। और थोड़ी बहुत गैस अगर इस द्रव के अंदर मिक्स हो गई है तो ये माना जाता है कि द्रव ने गैस का अवशोषण कर लिया है। इसलिए गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक। अब गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? जिसमें सबसे पहले आता है गैस की प्रकृति। नंबर 1 गैस की प्रकृति। नंबर 2 विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। नंबर 3 ताप का प्रभाव। नंबर 3 ताप का प्रभाव। और नंबर 4 आता है दाब का प्रभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से दाब का प्रभाव, जो गैसों की विलेयता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वो है दाब का प्रभाव। तो अब बात करें सबसे पहले हम गैस की प्रकृति। अब हमारी बुक क्या कहती है, मैं जनरली आपको क्लियर करूंगा, लेकिन जो बुक कहती है वो एक बार मैं लाइन लिख रहा हूं, फिर उस लाइन को आपको स्पष्ट करूंगा। हमारी बुक कहती है जो गैस विलायक से क्रिया करके
जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना दे अथवा विलायक में आयनित हो जाए, यानी आयनों में टूट जाए, वो अधिक विलेय होती है। इस बात को समझना है हमने कि क्या कहना चाहती है हमारी बुक, क्योंकि ये तो फिर क्रैमिंग करने वाली बात हो जाएगी, रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी अगर हम ऐसे कैसे लर्न कर लें। हमारी बुक क्या कहती है, देखो, जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना दे या विलायक में आयनित हो जाए वो अधिक विलेय होती है। अब जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, देखो, ये मैंने विलायक लिया जल, जल यानी HOH, ये H2O, HOH, HOH की फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत बढ़िया समझ आएगा। जल यानी HOH, और ये मैंने विलायक ले लिया बेंजीन, ये मैंने विलायक ले लिया बेंजीन C6H6, ये विलायक ले लिया बेंजीन। अब मैंने इसमें अमोनिया डाली, अमोनिया गैस है, इसमें डाली मैंने अमोनिया NH3, इसमें भी मैंने डाली अमोनिया NH3, इसमें भी अमोनिया गैस प्रवाहित की, इसमें भी अमोनिया गैस प्रवाहित की। अब अमोनिया जो है वो गैस है, NH3 जो है वो गैस है, लेकिन जब NH3 अंदर गई तो NH3 HOH से क्रिया कर गई। NH3 जो थी वो HOH से क्रिया कर गई और NH4OH बना गई, NH3 प्लस HOH NH4OH, तो अंदर बन गया क्या, NH4OH, NH4OH। क्लियर। अमोनिया जब जल में गई तो वो NH4OH बना गई, यानी यौगिक बना गई NH4OH, लेकिन बेंजीन में उसने कोई क्रिया नहीं करी और NH3 ही रह गई। बेंजीन में वो क्रिया नहीं करती और क्या रह गया, NH3 ही रह गया। अब NH3 तो गैस है, तो ये तो NH3 पड़ा है, ये तो गैस है, और गैस की नेचर होती है ऊपर उठने की, इसलिए ये वापस ऊपर उठ जाएगी तो बेंजीन में नहीं घुलेगी। क्लियर। क्योंकि NH3 गैस है और ये NH3 अंदर जाके NH3 ही रह गया, गैस ही रहेगी, गैस रहेगी तो गैस तो वापस बाहर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ देखें हम, NH3 अंदर गई लेकिन अंदर वो NH3 नहीं रही, वो क्या बन गई, NH4OH। अगर NH3 रहती तो बाहर निकल जाती, पर अब NH3 रही नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर घुल गई। क्यों घुल गई, क्योंकि वो NH3 नहीं रही, तो NH3 नहीं रही तो उसका हुआ क्या, वो यौगिक बना गई, कौन सा, NH4OH। अब यही कह रही है हमारी जो बुक है, जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना दे, यानी वो गैस की फॉर्म में रहे ना, यौगिक बना दे यानी वो गैस की फॉर्म ही खत्म हो जाए, जो गैस जिस फॉर्म में गई थी वो फॉर्म ही खत्म हो गई, तो फिर वो बाहर कहाँ से आएगी। क्लियर। तो जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना दे, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी नेचुरल फॉर्म जो है, उसकी जो प्राकृतिक रूप है वो समाप्त हो जाए। तो NH3 रहता तो बाहर आता, अब NH3 रहा ही नहीं तो बाहर क्या आएगा, गैस होती तो बाहर आ जाती, लेकिन अब NH3 जल से क्रिया करके NH4OH बना चुकी है, इसलिए वो बाहर नहीं आएगी। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखें। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या NH3 जल में अधिक विलेय है जबकि बेंजीन में कम। NH3 अमोनिया जो है वो जल में अधिक विलेय है जबकि बेंजीन में कम। तो क्या लिखेंगे हम, NH3 जल से क्रिया करके NH4OH यौगिक बना देती है, इसलिए जल में अधिक विलेय है, जबकि NH3 बेंजीन से कोई क्रिया नहीं करती, इसलिए वो बेंजीन में कम विलेय है। क्लियर। ऐसे ही अब HCl देखो, मैंने यहाँ HCl डाला, जल में HCl डाला, ऐसे ही मैंने बेंजीन में भी HCl डाला। HCl गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो गैस है। जल में HCl, बेंजीन में भी HCl। अब बेंजीन में HCl तो ऐसे कैसे ही रहेगा, लेकिन जल में जैसे ही HCl जाएगा ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। H+
तो ये टूट गया किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। तो जल में जाते ही ये टूट गया H प्लस और Cl माइनस में, लेकिन बेंजीन में ये HCl ही रहा। बेंजीन में तो ये HCl ही रहा, लेकिन जल में टूट गया किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। अब HCl गैस है, ना कि H प्लस और Cl माइनस। गैस तो HCl है, तो यहाँ HCl ही रहा, तो ये गैस ही रही। गैस रही तो ये बाहर निकल जाएगी, और यहाँ वो गैस रही नहीं, वो तो टूट गई H प्लस और Cl माइनस में, तो फिर वो बाहर कैसे आएगी, वो अंदर ही घुल जाएगी। तो फिर दूसरी बात यही कहता है कि जो गैस विलायक में आयनित हो जाए, यानी वो गैस रहे ना, उसकी नेचुरल फॉर्म जो है, जो उसका प्राकृतिक रूप है, जो उसकी प्राकृतिक अवस्था है, वो समाप्त हो जाए, तो फिर वो गैस रहेगी नहीं। गैस रहेगी तो वो बाहर ही, गैस ही नहीं रहेगी तो बाहर ही नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी तो मतलब अंदर घुल गई है। क्लियर। तो इस प्रकार जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना देती है या अपने आयनों में टूट जाती है, वो अधिक विलेय होती है, यानी उसका अवशोषण गुणांक ज़्यादा होता है। अब अवशोषण गुणांक में अगर क्रिया अवशोषण गुणांक के आधार पर अगर हम गैसों का क्रम लगाएं तो सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक है अमोनिया का, जल में जो है अमोनिया का। दूसरा नंबर है HCl का। तो यही दोनों एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, पहले अमोनिया और दूसरा HCl। तो अमोनिया जल में अधिक घुलनशील है क्योंकि ये जल से क्रिया करके यौगिक बना देती है NH4OH, और HCl जल में अधिक घुलनशील है क्योंकि ये जल में आयनों में टूट जाती है H प्लस Cl माइनस में। फिर आता है SO2 का नंबर। SO2 भी यौगिक बनाती है, सल्फ्यूरस अम्ल SO2 H2SO3 बना देगी। उसके बाद H2S का नंबर आता है, आयनों में टूट जाएगी। फिर CO2 का नंबर आता है। फिर स्थायी गैसें आ जाती है, जैसे एथाइन है C2H2 एथाइन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आ जाएगी इसके बाद, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आ जाएगी। तो ये अवशोषण गुणांक का क्रम आ गया जल में। अमोनिया इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन SO2 इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन CO2 इज ग्रेटर देन C2H2 इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन N2। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और भी यहां से बन सकता है गैस की प्रकृति से। O2 रक्त में अधिक घुलनशील है या रक्त में अधिक विलेय है, जबकि जल में कम। यूं भी कह सकते हैं O2 का रक्त में अवशोषण गुणांक ज्यादा है क्योंकि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बना देती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बना देती है, इसलिए वो रक्त में घुल जाती है। लेकिन जल में उसका अवशोषण गुणांक कम होता है, यानी जल में वो यौगिक नहीं बना पाती, इसलिए उसकी जल में विलेयता कम होती है। क्लियर। दूसरा आता है हमारे पास पॉइंट विलायक की प्रकृति। तो यहां जो नियम लगता है समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय गैस को, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय गैस को घोलता है। तो यहां समान समान को घोलता है, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस घुलेगी और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैस घुलेगी। क्लियर। अध्रुवीय विलायक है तो उसमें अध्रुवीय गैस घुलेगी। तो समान समान को घोलता है, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैस घुलती है। तो HCl ध्रुवीय है, जल ध्रुवीय है, तो HCl जल में घुल गई। बेंजीन अध्रुवीय था तो बेंजीन में नहीं घुली, ये भी उत्तर हम दे सकते हैं। फिर आता है ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव हमने ठोसों की द्रव में विलेयता में भी पढ़ा था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हैं, तो वहाँ से आप पिछला वीडियो देख लें, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया ऐसे समझ आएंगे। तो यहाँ हमने पढ़ा था ऊष्माशोषीय अभिक्रिया अगर हो जाए, किसी विलेय को विलायक में घोलें, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। और यदि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो ताप कम करने पर विलेयता बढ़ती है। ये हम पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पहले पिछले वीडियो देख लें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो ताप का प्रभाव क्या कहता है, ऊष्माशोषीय विक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है
तो ताप कम करने पर विलेयता बढ़ती है। और गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ली शातलीय या ला शातलीय जो 11वीं में आपने पढ़ा था के नियमानुसार यदि दाब स्थिर रखते हुए ताप कम कर दिया जाए तो विलेयता बढ़ेगी। गैस का द्रव में घुलना कौन सी विक्रिया? ऊष्माक्षेपी, अर्थात ताप कम करने पर विलेयता बढ़ेगी। तो स्थिर दाब पर गैस की विलेयता ताप कम करने पर बढ़ती है। क्लियर? यही कारण है कि हम अगले को जाके कहते हैं चिल्ड कोल्ड ड्रिंक दे, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो द्रव में गैस का उदाहरण है, द्रव में गैस घुली हुई है। तो हमने क्या किया? उसका ताप कम करवाया, चिल्ड मांगा उससे, ताप कम करवाया। ताप कम करवाया क्यों? क्योंकि विलेयता गैस की ज़्यादा हो सके, यानी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा आ सके। अगर ताप ज़्यादा होता तो विलेयता कम हो जाती, गैस बाहर चली जाती, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं आना था। तो इसीलिए जाकर हम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं उससे, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, ऊष्माक्षेपीय ताप कम करेंगे तो विलेयता ज़्यादा होगी। इसके अपवाद भी हैं, H2 हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये भी गैसें हैं, लेकिन इनका द्रव में घुलना ऊष्माशोष्य अभिक्रिया है। क्लियर? हाइड्रोजन और हीलियम का द्रव में घुलना ऊष्माशोष्य अभिक्रिया है, अतः इनकी विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ये दो अपवाद हैं। हाइड्रोजन की विलेयता ताप बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा तो हाइड्रोजन ज़्यादा घुलेगी। हीलियम भी ताप बढ़ने पर ज़्यादा घुलेगी, क्योंकि इन दोनों का जो द्रव में घुलना है वो ऊष्माशोष्य अभिक्रिया है। अब आता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या कहते हैं? अब दाब के प्रभाव को मैं एक डायग्राम से क्लियर कर रहा हूं आपको। दाब का प्रभाव आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मेरे पास एक पात्र है जिसमें मैंने द्रव लिया हुआ है। ऐसे ही एक पात्र और है, इसमें भी इतना ही द्रव मैंने लिया हुआ है जितना मैंने पहले पात्र में लिया था। अब इस पात्र के ऊपर यहां गैस है और इस पात्र पर भी गैस है, ये ऊपर गैस है। अब मैंने क्या किया? यहां पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाकर ये पिस्टन लगा दिया मैंने और इस पर W1 वेट रख दिया। कितना? W1 वेट रख दिया ताकि इस पर दाब लगे। दाब लगेगा तो जो ऊपर गैसें थी, इसके खाली जगह पर जो गैसें थी वो यहां इकट्ठी हो जाएंगी इस जगह पर। क्लियर? W1 वेट लगाया, वो गैसें यहां इकट्ठी हो गई, जो ऊपर थी वो यहां इकट्ठी हो गई। इस पर मैंने जो वेट लगाया, इस पर मैंने ज्यादा वेट रख दिया, इस पर मैंने वेट रख दिया W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 वेट बढ़ा दिया। वेट बढ़ा दिया तो ये पिस्टन उसकी तुलना में ज़्यादा नीचे होगा, क्योंकि इस पे वजन ज़्यादा है, इस पे दाब ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर गैसें थी वो इस एरिया में इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ। अब आप देखें, यहाँ तो इतने एरिया में वो गैसें इकट्ठी हुई और यहाँ इतने से एरिया में वो गैसें इकट्ठी होगी। अब ये गैस के अणु हैं, ये वाले गैस के अणु हैं। अब किस पात्र में गैस के ज्यादा अणु द्रव की सतह के संपर्क में आएंगे? आप खुद देखो, इस पात्र में गैस के ज्यादा अणु द्रव की सतह के संपर्क में आएंगे या इस पात्र में द्रव के ज्यादा अणु गैस के संपर्क में आएंगे? इस पात्र में गैस के ज्यादा अणु द्रव की सतह के संपर्क में आएंगे। कौन से पात्र में? दोनों में से इस पात्र में। इस पात्र में क्योंकि गैस के अणु जो है बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं एक दूसरे, क्योंकि मैंने दाब बढ़ा दिया तो गैस के अणु बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। तो इस पात्र में द्रव की सतह के संपर्क में ज्यादा अणु आए गैस के, तो वो जो अणु द्रव की सतह के संपर्क में आया वो द्रव में घुल जाएगा।
यहाँ कम अणु संपर्क में आए तो यहाँ कम गैस घुलेगी। तो दाब का प्रभाव यही कहता है कि गैस पर जितना ज़्यादा दाब लगाया जाए, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर, ताप स्थिर रखना है, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैस के अधिक अणु द्रव की सतह के संपर्क में आते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ दाब क्या था? कम था, तो गैस के कम अणु द्रव की सतह के संपर्क में आए। लेकिन यहाँ दाब क्या था? ज़्यादा था, तो गैस के ज़्यादा अणु द्रव की सतह के संपर्क में आए। तो जो द्रव की सतह के संपर्क में आ गया वही घुल सकता है। तो इसमें ज़्यादा अणु द्रव की सतह के संपर्क में आएंगे तो यहाँ विलेयता ज़्यादा होगी, यानी दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो विलेयता जो है वो दाब के समानुपाती है। विलेयता यानी गैस की मात्रा, गैस की मात्रा को मैंने m से लिखा है। स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। यही हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम यही है, हेनरी का नियम। अब आपसे हेनरी का नियम पूछ लिया जाए, हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती p, m बराबर kp, k नियतांक है, m बराबर kp, जहाँ k जो है वो नियतांक है जिसे हम हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक कहते हैं। हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक कहते हैं। अब ये तो हमने ली एक गैस, लेकिन अगर किसी विलायक में एक से ज़्यादा गैसें हों, कोई विलायक है उसमें एक से ज़्यादा गैसें हों, जैसे मैं अगला डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये मान लो मेरे पास एक पात्र है, इसमें मैंने ये विलायक ले लिया। अब इसमें एक से ज़्यादा गैसें हैं, इस पात्र के अंदर एक से ज़्यादा गैसें हैं। जैसे इसमें गैस ए भी है, बी भी है और सी भी है। तीन गैसें मान लो, ए भी है, बी भी है, सी भी है। अब कौन सी गैस ज़्यादा घुलेगी? जिसका आंशिक दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। अब कुल दाब तो है तीनों का दाब, P तो है PA प्लस PB प्लस PC, जहाँ P कुल दाब है, और PA जो है वो A का आंशिक दाब, PB जो है वो B का आंशिक दाब, PC जो है वो C का आंशिक दाब। क्लियर? PA A का आंशिक दाब, PB B का आंशिक दाब, PC C का आंशिक दाब, और P जो है वो कुल दाब है, कुल दाब। और गैस की मात्रा जो है वो मोल भिन्न के रूप में लिखी जाएगी। जब गैसों का मिश्रण आएगा तो गैस की मात्रा को मोल भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो A की मोल भिन्न क्या होगा? XA, A की मोल भिन्न XA, जो कि समानुपाती होगी A के आंशिक दाब के, XA समानुपाती PA। ऐसे B की मोल भिन्न XB, जो कि समानुपाती होगी B के आंशिक दाब के, यानी XB समानुपाती PB। ऐसे ही C की मोल भिन्न XC, जो समानुपाती होगी C के आंशिक दाब के। तो यदि विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैसें आ जाएं, तो प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा, प्रत्येक गैस की विलेयता, यूं भी कह सकते हैं, प्रत्येक गैस के घुलने की मात्रा या प्रत्येक गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्लियर? यदि विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैसें आ जाएं, तो प्रत्येक गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो माना यहाँ हमने जो बुक में लिखा है हमारी, X समानुपाती P1। X जो है वो गैस एक के मोल भिन्न है। गैस की विलेयता को गैस के मोल भिन्न के संदर्भ में भी लिखा जा सकता है। तो X जो है वो गैस एक के मोल भिन्न है, और P1 जो है वो गैस एक का आंशिक दाब है। और जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ K डैश लगा देंगे। तो X बराबर K डैश P1, K डैश P1। तो P1 बराबर क्या होगा? P1 बराबर ये K डैश अपोन में आ जाएगा 1 अपॉन K डैश X। P1 बराबर 1 अपॉन K डैश X। तो P1 बराबर
के एक्स, जहाँ के जो है वो 1/k डैश है, के जो है 1/k डैश को मैंने के से लिख दिया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जब कई गैसें विलायक के संपर्क में होंगी तो प्रत्येक गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। अब हमारी बुक में P1 करके डेरिवेशन दी हुई है, वो मीन यही है उसका, लेकिन उसने एक ही गैस को क्लियर किया है। इसको उठा लिया, जैसे इसके मोल भिन्न को x मान लिया और इसके आंशिक दाब को P1 मान लिया। क्लियर। अब आप देखें, अब एक बात और लिखी हुई हमारी बुक में, उसको कैसे प्रूव किया गया देखो। उस पहले तो उस लाइन को लिख रहा हूं मैं जो हमारी बुक में लिखी हुई है। हमारी बुक कहती है स्थिर ताप पर विलयन में जो गैस का आयतन है, गैस का आयतन दाब से अप्रभावित रहता है। गैस के आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिर ताप पर विलयन में गैस का जो आयतन होता है वो दाब से अप्रभावित रहता है। कैसे देखो, कैसे प्रूव किया इसको उसने। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। एन क्या है? मोल। मोल क्या होता है? ग्राम बटे अणुभार। मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। तो ये आ गया पीवी बराबर ग्राम एम हो गए। ये जो गैस की मात्रा हमने ली थी ग्रामों में मात्रा एम, अणुभार जो हो गया वो कैपिटल एम आर टी, क्योंकि वो बात कर रहा है गैस के आयतन की, तो आयतन होता है वी, तो पी को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? वी बराबर एम आर टी अपॉन कैपिटल एम भी है, कैपिटल एम गैस का अणुभार है, और पी बटे में आ जाएगा, इधर पी बटे में आ गया। तो ये V का फार्मूला आ गया हमारे पास। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, एन होता है ग्राम बटे अणुभार, ये वाला P इधर बटे में लाएं तो V का सूत्र आ गया। अब आप देखें R गैस नियतांक है, तो R तो ऑलरेडी नियतांक है। ताप स्थिर लिया तो ताप भी स्थिर है, ताप भी नियतांक है। हेनरी का नियम कहता है M बराबर KP, जहां K नियतांक था, तो K बराबर क्या आएगा बताओ? M बटे P, M बटे P, तो M बटे P भी हेनरी नियतांक है, M बटे P भी हेनरी नियतांक है, R नियतांक है, T नियतांक है, M बटे P हेनरी नियतांक है, और कैपिटल M गैस का अणुभार नियतांक होता ही होता है, फिक्स होता है हर गैस का अणुभार। जैसे मैथेन है तो उसका अणुभार 16 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका अणुभार 44 होगा, अमोनिया है तो उसका अणुभार 17 होगा। तो गैस का अणुभार चेंज होता नहीं, तो ये भी नियतांक होता है। तो M बटे P हेनरी नियतांक है, R गैस नियतांक है, T ताप स्थिर है यानी ताप भी नियतांक है, कैपिटल M गैस का अणुभार भी नियतांक होता है। जब सारा कुछ नियतांक होता है तो V भी नियतांक आएगा। तो इस प्रकार यदि ताप स्थिर कर दिया जाए तो विलयन में गैस का आयतन दाब से प्रभावित नहीं होता, तो ये सारा कुछ नियतांक हो जाता है, तो फिर आयतन भी नियतांक हो जाएगा, यानी वो प्रभावित नहीं होगा, दाब से अप्रभावित रहेगा, यानी जितना है उतना ही रहेगा, नियतांक रहेगा वो। तो ये वो लाइन है और ये क्लियर है आपके सामने, बिल्कुल 1 बाय 1 मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ। अब हमारा इसमें एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है हेनरी के नियम की सीमाएं दी हुई हैं हमारे को बुक के अंदर। हेनरी के नियम की सीमाएं, अब हेनरी के नियम की एक शर्त है क्या, कि ये जो गैस है जिस पे हम कह रहे हैं भाई दाब बढ़ा रहे हैं तो गैस की विलेयता बढ़ रही है, ये गैस दाब बढ़ाने पर विलेयता तो ज़्यादा होती है, पर इसकी शर्त होती है कि वो गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये हेनरी के नियम की शर्त है। ये भी क्लियर करता हूँ आपको, देखो गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए तभी दाब का प्रभाव लगेगा। अगर गैस विलायक से क्रिया कर गई तो दाब का प्रभाव नहीं लगेगा। क्यों? देखो आप, जैसे मैंने यहाँ क्लियर किया था, देखो अमोनिया जो है गैस है, मैंने जल में डाला, जल में डालते ही NH4OH बन गया। तो जैसे ये था, देखो ये जल,
इसमें अमोनिया डालूं तो NH4OH बन गई, तो अमोनिया तो उसमें घुल गई। अब चाहे मैं दाब लगाऊं चाहे ना लगाऊं उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहां से वो अमोनिया बाहर निकल रही थी, तो इसको अंदर घोलने के लिए दाब मेरे को लगाना पड़ेगा। इसमें बेंजीन वाले केस में अगर मैं चाहता हूं कि अमोनिया अंदर घुले, तब मेरे को दाब लगाना पड़ेगा। यानी दाब का प्रभाव तभी पड़ता है जब गैस विलायक से क्रिया न करे। तो अमोनिया जल से क्रिया करके NH4OH बना जाती है। तो अब चाहे तो मैं दाब लगाऊं चाहे ना लगाऊं, वो तो घुल ही जाएगी। जब वो नहीं घुल रही है तब मेरे को दाब लगाकर उसको घोलना पड़ेगा। यानी दाब का प्रभाव तभी पड़ता है जब गैस विलायक से क्रिया न करे। यानी हेनरी के नियम को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम यूं कह सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है यदि गैस विलायक से क्रिया न करे। तो ये लाइन हम इंक्लूड करें तो हेनरी का नियम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर वो गैस विलायक से क्रिया कर गई तो फिर तो चाहे आप दाब लगाओ चाहे ना लगाओ, उसने तो घुल ही जाना है। क्लियर। अब सीमाएं क्या कहती है? नंबर एक सीमा तो यही है, गैस विलायक से क्रिया न करे। गैस विलायक से क्रिया न करे, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि अगर वो विलायक से क्रिया कर गई तो फिर तो चाहे आप दाब लगाओ चाहे ना लगाओ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी न तो वो यौगिक बनाए न ही वो आयनों में टूटे। यौगिक बनाए मतलब संगुणित हो यानी जुड़े, न तो वो विलायक से जुड़े और न ही वो आयनों में टूटे। तो एक सीमा तो यही है। क्लियर। दूसरा, गैस की विलेयता विलायक में कम हो। गैस की विलेयता विलायक में कम हो, यानी वो गैस कम घुले मतलब कम क्रिया करे ही ना। क्योंकि अगर विलेयता कम, गैस की विलेयता कम है यानी वो क्रिया नहीं कर रही, तो फिर हमें दाब लगाकर उसकी विलेयता बढ़ानी पड़ेगी। तो हेनरी का नियम दाब का प्रभाव है, कुल मिलाकर हमने दाब लगाना है। अगर वो गैस विलेय होगी तो फिर दाब लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो यानी गैस विलेय न हो, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, गैस विलायक से क्रिया न करे। क्योंकि क्रिया कर गई तो यौगिक बना गई तो अंदर रह जाएगी, फिर पिस्टन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा, दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दाब, तीसरा आता है हेनरी के नियम की सीमा, दाब बहुत उच्च न हो। दाब बहुत उच्च न हो। और चौथी सीमा आती है, ये भी अभी क्लियर कर दूंगा आपको, ताप बहुत कम न हो। ताप, तो तीसरा पॉइंट है दाब बहुत उच्च न हो और चौथा पॉइंट है ताप बहुत कम ना हो। क्योंकि उच्च दाब पर और कम ताप पर गैस जो होती है वो द्रव में बदल जाती है। गैस के द्रवीकरण की शर्त होती है। ताप अगर कम है और दाब उच्च है तो गैस किस में बदल जाएगी? द्रव में। तो वो गैस रहेगी नहीं, वो क्या बन जाएगी? द्रव बन जाएगी। जब द्रव बन जाएगी तो फिर तो ये टॉपिक ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ हम गैस की द्रव में विलेयता पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि दाब अगर बहुत उच्च हो गया और ताप बहुत कम हो गया तो गैस द्रव में बदल जाएगी, तो फिर तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉपिक है गैस की द्रव में विलेयता, वहां तो बन जाएगा फिर द्रव में विलय होगा ही होगा, तो वहां दाब का प्रभाव नहीं लगने वाला है। क्लियर। तो दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।